एक समय की बात है, यमराज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब गए। वह यमलोक में रोज रोज जीवन और मृत्यु देते देते अब तंग आ चुके थे। कुछ नया करने की चाह में उन्होंने धरती पर आकर इंसानों की जिंदगी को करीब से देखने का फैसला किया। धरती पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनके पास हर दिन करने को कुछ नया होता है। यमराज ने सोचा, अगर मैं भी किसी से विवाह कर लूं तो मेरा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। यही सोचकर वह लड़की की तलाश में निकल गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक हट्टे कट्टे आदमी से लड़ रही थी। बहादुरी से लड़ते हुए उसने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह आदमी भाग खड़ा हुआ। यमराज उस महिला की हिम्मत और सौंदर्य पर मोहित हो गए और मन ही मन उन्होंने फैसला किया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। अब सवाल था, विवाह का प्रस्ताव कैसे रखा जाए। यमराज ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने अपना रूप बदलकर एक आकर्षक नवयुवक का वेश धर लिया। उनकी नई छवि इतनी मनमोहक थी कि कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती थी। साहस जुटाकर वह उस लड़की के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। यमराज की सुंदरता देख वह लड़की खुशी खुशी यमराज से शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों विवाह कर लेते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन पृथ्वी पर रहने के लिए यमराज को अपनी दैवीय शक्तियों का त्याग करना पड़ा। शुरुआती दिनों में वे दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने यश कुमार रखा। बेटे के आने से घर में खुशियां तो बढ़ गईं, लेकिन इसके साथ ही पत्नी का ध्यान भी बेटे की देखभाल में ही लगा रहने लगा। धीरे धीरे उसका मन यमराज से हटने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पत्नी हर बार यमराज को ताने मारती, देखो फलाने के घर में सब कुछ है और तुम हमारी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। मुझे क्या सूझी थी जो तुम जैसे निकम्मे आदमी से शादी कर ली। ऐसे जीवन का क्या फायदा जहां हर चीज के लिए तरसना पड़े। यमराज कुछ करते धरते तो थे नहीं। पत्नी के पास जो कुछ था उसी से ही घर का खर्चा चल रहा था। यमराज को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पैसे भी खत्म हो गए थे, लेकिन उन्हें जड़ी बूटियों की अच्छी तरह से परख थी। फिर उन्होंने तरह तरह की दवाइयां बनाकर बेचने की शुरुआत कर दी, जिससे थोड़े बहुत पैसे आने लगे। लेकिन उतने पैसों से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। ऊपर से पत्नी के रोज के ताने सुनने पड़ते थे। रोज रोज के तानों से बचने के लिए यमराज ने घर पर आना ही छोड़ दिया। लेकिन यमराज की पत्नी यमराज की दुकान पर जाकर भी उन्हें खरी खोटी सुना आती थी। एक दिन परेशान होकर के यमराज ने सोचा कि इंसान का जीवन तो बड़ा कष्टदायक है। न जाने मुझे क्या सूझी थी कि यहाँ पर आकर मैंने शादी कर ली। इससे तो अच्छा मेरा यमलोक ही है। ये सोचकर वह बिना बताए घर पर यमलोक की ओर लौट गए। लेकिन इधर उनकी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति कहाँ गया। उसने थोड़ा बहुत पति को ढूंढा, फिर छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ मग्न हो गई। कुछ साल बाद उसका बेटा यश कुमार बड़ा हो गया और यमराज की पत्नी बूढ़ी और बीमार रहने की वजह से मर गई। यश कुमार अकेला हो जाने के कारण अब काफी परेशान रहने लगा। घर की जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी और घर में न कुछ खाने के लिए था। एक दिन रात को उसके पिता यमराज उसके सपने में आए और बोले, बेटा, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही है, इसलिए तुम मेरे द्वारा बनाई गई दवाइयों की मदद से लोगों का इलाज करना शुरू कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम किसी मरीज का इलाज करने जाना तो सबसे पहले उसके सिरहाने की तरफ देखना। अगर तुम्हें मैं वहाँ पर बैठा दिखूं तो उस मरीज का इलाज बिल्कुल मत करना और जिसके सिरहाने में नहीं बैठा होऊंगा तुम उसी का इलाज करना, क्योंकि अगर मैं बैठा हूँ तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। इतना सुनकर यश कुमार की नींद खुल जाती है। उसे अपना सपना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता की बात मानकर लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। यश कुमार जिसका भी इलाज करता था वह तुरंत ठीक हो जाता था। थोड़े ही दिनों में यश कुमार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर कोई अपना इलाज यश कुमार से ही करवाने की सोचता है। एक बार उस नगर के राजा की बेटी बहुत बीमार पड़ जाती है। हर तरह के वैद्य उसका इलाज करते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं होता। ऐसे में कोई उस राजा को यश कुमार के बारे में बताता है। राजा यश कुमार को महल में बुलवाते हैं और राजकुमारी के इलाज की बात करते हैं। जब यश कुमार राजा की बेटी को देखने जाता है तो देखता है कि उसके सिरहाने में उसके पिता यानी यमराज बैठे हुए हैं। यह देखकर यश कुमार बोला कि आप सभी बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकल जाएं। मैं अकेले में राजकुमारी की बीमारी को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं। तब यश कुमार अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि पिताजी, इसकी जान मत लो। अगर इसका इलाज मेरे हाथों हो जाएगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। यमराज कहते हैं, असंभव, इसका समय पूरा हो चुका है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यश कुमार अपने पिता से काफी मिन्नतें करने लगता है। तब यमराज कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर 5 दिन के लिए इसकी जान बख्श देता हूँ, लेकिन छठे दिन उसके प्राण पखेरु उड़ा दूंगा। तभी यश कुमार बाहर आकर राजा को बताता है कि राजकुमारी
राजकुमारी की बीमारी बहुत गंभीर है, मैं 5 दिन बाद ही कुछ कह पाऊंगा। यश कुमार घर आकर बहुत परेशान होकर सोचने लगता है कि अगर मैंने किसी तरह राजकुमारी के प्राण बचा लिए और उसे ठीक कर दिया तो महाराज मुझे राज्य वैद्य बना देंगे और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बीतने लगेगी। यह सोचकर वह रात को अपनी माँ को पुकारने लगता है और बोलता है, मेरी माँ कहाँ है? तेरा बेटा तुझे बुला रहा है। यश कुमार की माँ, जो अपने बुरे कामों की वजह से भूत बनकर धरती पर ही भटक रही थी, अपने बेटे की पुकार सुनकर तुरंत बेटे के पास आ जाती है। यश कुमार अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब उसकी माँ उसके पिता को काबू करने का उपाय बताती है। धीरे धीरे करके 5 दिन बीत जाते हैं। जब छठा दिन आता है तो यश कुमार राजकुमारी के कमरे में जाकर चिंतित होकर अपने पिता के इंतजार में बैठ जाता है। तभी यमराज वहाँ आ जाते हैं। यमराज को देखकर यश कुमार को अपनी माँ के द्वारा कान में कही गई बात याद आती है। वह झट से कहता है, माँ आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाओ, देखो पिताजी आ गए हैं। माँ का नाम सुनकर यमराज भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर इसकी माँ यहाँ आ गई तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। यमराज तुरंत बिना वक्त गंवाए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही यमराज जाते हैं, राजकुमारी अपनी आंखें खोल देती है और वह धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। राजा यश कुमार से इतने खुश हो जाते हैं कि राजकुमारी का विवाह यश कुमार के साथ कर देते हैं। अब यश कुमार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष ये है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी से बोर नहीं होना चाहिए। जैसी जिंदगी मिली है उसी में हमें खुशी ढूंढकर अच्छे से रहना चाहिए।